हेलो एवरीवन, आज डेट है 17 जनवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कवरत्ती को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सोकोट्रा आइलैंड को लेकर के। तो सोकोट्रा आइलैंड जो है वो इंडियन ओशन के नॉर्दर्न पार्ट में गार्डाफुई चैनल एंड अरेबियन सी के बीच में एग्जिस्ट करता है। ये जो सोकोट्रा आइलैंड है, इसकी अगर हम ऑफिशियली लेवल पर बात करें तो ये यमन कंट्री के अंडर आता है। और सोकोट्रा आइलैंड जो है वो गल्फ ऑफ एडन जो है उसके माउथ एरिया पर लोकेटेड है। 2008 में सोकोट्रा आइलैंड को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिकॉग्निशन दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फैक्ट है सोकोट्रा आइलैंड की लोकेशन को लेकर के। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर जल्लीकट्टू जो गेम है उसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हुई हैं कि तमिलनाडु में जो जल्लीकट्टू गेम खेला गया पोंगल फेस्टिवल के टाइम में, वहाँ पर कुछ लोगों की यहाँ पर डेथ देखने को मिली है। देखो, वैसे जल्लीकट्टू गेम जो है वैसे भी न्यूज़ में है क्योंकि जुडिशरी में इसको लेकर के कुछ पिटीशन डाली हुई है। तो कुछ बेसिक फैक्ट हम इसको लेकर के डिस्कस कर लेते हैं। जल्लीकट्टू एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, गेम है, जो अगर हम फोकस करें तो हमारे इंडिया का जो सदर्न पार्ट में जो तमिलनाडु स्टेट है वहां पर हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है पोंगल। और उसी टाइम में ये जल्लीकट्टू गेम जो है इसका परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। अब इसमें क्या किया जाता है कि देखो, बहुत सारे लोगों की क्राउड होती है, वहां पर एक वाइल्ड बुल जो है उसको छोड़ दिया जाता है और लोग उस बुल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसके हम्प को कंट्रोल करके उसके ऊपर राइड करने की कोशिश करते हैं। और जो पर्सन उसको कंट्रोल कर लेता है उसको मनी जो है वहां पर दिया जाता है। तो इसी प्रोसीजर में कुछ लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई। अगर हम अदर फैक्ट्स की बात करें कि ये जल्लीकट्टू क्यों न्यूज़ में है, तो देखो, जल्लीकट्टू जो गेम है इसमें जो प्रोसीजर था जिसमें लोगों को भी नुकसान होता है, जो वाइल्ड बुल है उसको भी नुकसान देखने को मिलता है, तो इसके बेसिस पर जुडिशरी ने इसको बैन कर दिया था। फिर इसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला और अर्ज किया लोगों ने कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों मिलकर के इस जल्लीकट्टू गेम को एक तरीके से प्रोसेस करने का काम करे और इसको लेकर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर के आई। और फिर जो है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो रूल्स लेकर के आई कि जल्लीकट्टू गेम को रेगुलर किया जाए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें आर्टिकल 29 जो है वो हमें कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात बोलता है। और एक तरीके से जल्लीकट्टू गेम जो है वो उसकी कल्चरल ट्रेडिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, हमारी कल्चर के साथ में काफ़ी ज़्यादा टाइड है जल्लीकट्टू गेम, तो हमें इसको रेगुलर करने देना चाहिए। तो फिर पिटीशन डाली गई तमिलनाडु स्टेट के इन रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पर कि जो अलाउ किया गया है उसको आप एक तरीके से बैन कीजिए, क्योंकि इसमें जो है वो एनिमल के खिलाफ में काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटी देखने को मिलती है। तो इन्हीं सभी के बेसिस पर पिटीशन डाली गई और सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उन्होंने जो अपने ऑर्डर है उनको रिजर्व यहाँ पर रख रखा है, जिसकी वजह से भी जल्लीकट्टू गेम जो है वो न्यूज़ में बना हुआ है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं जल्लीकट्टू गेम को लेकर के। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, और यहाँ पर इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है लास्ट ईयर 2021 और 2022 के दिसंबर मंथ का कंपैरिजन यहाँ पर किया गया है। 2022 के दिसंबर मंथ का कंपैरिजन जो है वो लास्ट मंथ नवंबर 2022 से भी किया गया है। तो यहाँ पर देखो बात बताई गई है। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये जो ब्लू कलर है वो आपको दिसंबर 2021 को रिप्रेजेंट करता है और रेड कलर जो है वो दिसंबर 2022 को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक साल में कंपैरिजन अगर हम करें तो एक्सपोर्ट जो है वो कम हुआ है, मतलब इंडिया ने एक्सपोर्ट जो है कम किया है, इंपोर्ट जो है वो भी कम हुआ है। ओके, कंपैरिजन अगर हम करें, लेकिन डेफिसिट जो है वो इंक्रीज हुआ है। डेफिसिट मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो कितना किया उसके बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम डेफिसिट के नाम से जानते हैं। मतलब हमने एक्सपोर्ट जो है वो कम किया, इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा किया, तो ये चीज़ें जो है वो डेफिसिट को शो करती हैं।
यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें तो नवंबर 2022 से अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन इतने अच्छे लेवल तक इंक्रीज नहीं हुआ है कि जिसका रिजल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। देखो प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन है वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया लेवल पर, इन्हीं सभी पॉइंट्स के बेसिस पर ये जो डेफिसिट है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है और ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है ये सेक्टर इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर देखो G20 ग्रुप की चेयरमैनशिप इंडिया के पास में है और इसी टाइम में इंडिया ने फोकस किया है ग्लोबल साउथ समिट के ऊपर। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट मतलब इंडिया ने फोकस किया है डेवलपिंग पुअर कंट्रीज़ के ऊपर। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्चुअल मीटिंग की जिसमें साउथ एरिया से बहुत सारे कंट्रीज़ ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। 10 सेशन यहाँ पर कंप्लीट किए गए और बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में डिस्कशन हुआ। तो इस आर्टिकल में राइटर ने बोला है कि G20 ग्रुप की चेयरमैनशिप जब इंडिया के पास में है तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है उन कंट्रीज़ के ऊपर फोकस करने का जहाँ पर पास्ट में भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट और प्रेजेंट टाइम में भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फोकस किया गया कि कोविड पेंडेमिक, क्लाइमेट चेंज और भी अदर इंपॉर्टेंट इश्यू अगर हम डिस्कस करें जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, इन सभी की वजह से जो है ये कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो राइटर है उनका बोलना है कि इंडिया का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इंडिया ने G20 के पॉइंट पर रहते हुए जो P5 ग्रुप है, P5 कंट्रीज जो है मतलब परमानेंट मेंबर जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनको इंक्रीज करने के बजाय या फिर G7 ग्रुप में शामिल होने के बजाय इंडिया ने फोकस किया है यहाँ पर ग्लोबल साउथ के ऊपर। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर हम डिस्कस करें तो ये कंट्रीज सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर इंडिया का जो इनिशिएटिव है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ है और इंडिया ने फ्रंट लेवल पर आकर के जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और यहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स को लेकर के है। तो देखो कोविड के टाइम में अगर हम देखें तो डिजिटल पेमेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुए हैं। ओके, और यहाँ पर जो अभी हमारा आरबीआई जो है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया जाए। अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इस आर्टिकल का कंक्लूजन ये है कि प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजिकल बेसिस पर जो इश्यूज है जैसे कि साइबर थ्रेट, इन सभी को हमें ध्यान में रखना होगा, तभी जाकर के डिजिटल पेमेंट वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो अच्छे से अप्लाई हो पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो देखो तमिलनाडु गवर्नमेंट और वहाँ के गवर्नर जो है उनके बीच में क्लैश देखने को मिला और राइटर जो है उन्होंने फोकस किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 176 और 175 के बीच में। 176 ये बोलता है कि जो गवर्नर जो हैं वो फर्स्ट स्पीच देते हैं एवरी ईयर का जो फर्स्ट सेशन होता है वहाँ पर, और साथ ही साथ में नई गवर्नमेंट जब बनती है तो उसका जो फर्स्ट सेशन होता है उसमें हमारे गवर्नर जो हैं वो स्पीच देते हैं। गवर्नर जो हैं वो नेक्स्ट ईयर में गवर्नमेंट किन किन पॉइंट्स के ऊपर काम करेगी उसको लेकर के स्पीच तैयार किया जाता है और उसको लेकर के हमारे जो गवर्नर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको रीड करते हैं। ओके, लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में उसको रीड करते हैं और ये इंपॉर्टेंट होता है। हमने पहले भी जो इसको लेकर के एडिटोरियल आए इस इश्यू को लेकर के, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो पॉलिसीज है, उसको रिप्रेजेंट करता है, जिससे अपोजिशन जो है और गवर्नमेंट जो है इन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन कर सकती है। आर्टिकल 175 जो है वो एड्रेस की बात तो करता है गवर्नर की, लेकिन वहाँ पर डिस्कशन की बात एक तरीके से नहीं की जाती, मतलब मैंडेटरी लेवल पर जो है उसकी बात नहीं की जाती है। तो यहाँ पर राइटर ने बोला है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और उसके लिए दो अलग अलग पॉइंट जो है अलग अलग मैनर में यहाँ पर रखे गए हैं। अब देखो गवर्नमेंट जो है, तमिलनाडु गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो उनका ये मानना है कि गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। लेकिन ना सिर्फ ये क्लैश देखने को मिला, इसके अलावा बहुत सारे जो बिल है वो हमने दे रखे हैं गवर्नर को कि आप अपनी सहमति इस पर दीजिए, लेकिन या तो वो उसको लंबे टाइम तक रखते हैं और वापस भेज करके अगर हम दोबारा उसको रिन्यू करते हैं तो वो प्रेसिडेंट के पास में इस चीज़ को लेकर के भेज देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इशू जो है वो स्टेट में बने हुए हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि इस स्टेट में बने हुए, अलग अलग स्टेट में सभी में सेम इशू देखने को, कईयों में जहाँ पर अपोजिशन गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उन स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर राइटर ने फोकस किया है कुछ केसेस के बारे में
कि 1974 से 2016 के बीच में जो भी केसेस हुए, जैसे 1974 में शमशेर सिंह केस हुआ और 2016 में हुआ नवम रेबिया केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंसिस्टेंटली मतलब लगातार एक बात बोली है कि गवर्नर जो है वो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम कर सकते हैं और कैन नॉट एक्सरसाइज एनी एग्जीक्यूटिव पावर्स इंडिपेंडेंटली इग्नोरिंग द इलेक्टेड गवर्नमेंट। मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट है उसको इग्नोर करके वो अपना काम नहीं कर सकते, किसी पावर को, किसी रूल को एस्टेब्लिश एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। ये जो नवाम रेबिया केस जो है उसमें कोर्ट ने ये बोला था कि सच ए नॉमिनी कैन नॉट हैव एन ओवर राइडिंग अथॉरिटी ओवर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल who constitute the house or houses of the state legislature on being duly elected from their respective constituencies and or even the executive government functioning under the council of minister with the chief minister as the head। मतलब अपने आप को नॉमिनी ना माने, अपने आप को सुप्रीम ना माने गवर्नर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बात बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करे। भीमराव अम्बेडकर जब हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो काम कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, तब भी उन्होंने इंपोर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि if the constitution remains in principle the same as we intend that it should be, that the governor should be a purely constitutional governor with no power of interference in the administration of the province। तो ये बात जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही बोल दी गई थी कि गवर्नर जो है वो इंटरफेयर करने की कोशिश ना करें और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो पीपल की वॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं को यहाँ पर सुप्रीम लेवल पर रखा जाए। तो ये जो भी इशू है गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उनके ये खिलाफ है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, देखो यहाँ पर जो आर्टिकल है ना वो दिल्ली गवर्नमेंट और जो वहाँ के एलजी है उनके बीच में इश्यू देखने को मिल रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में प्रॉब्लम क्या हुई कि वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में मेयर को लेकर के जो इलेक्शन है, मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर के जो इलेक्शन है, तो वहाँ के एलजी ने क्या किया, सत्य शर्मा एक बीजेपी काउंसिलर है, उनको मेयर को लेकर के जो पोल होंगे उनको लेकर के एक गजेट नोटिफिकेशन रिलीज करने की पावर जो है वो इनको दे दी गई। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने एलिगेशन लगाया है कि एक तरीके से जो क्या होता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड हैज ऑल्सो बाईपास द इलेक्टेड गवर्नमेंट रिकमेंडेशन। मतलब आप आम आदमी पार्टी जो है उनका एलिगेशन ये है कि जो ट्रेडिशन है किसी भी पर्सन को अपॉइंट करने के लिए, यहाँ देखिए, एलजी हैड बाईपास्ड द ट्रेडिशन ऑफ नॉमिनेटिंग और अपॉइंटिंग द सीनियर मोस्ट काउंसिलर एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड हैज ऑल्सो बाईपास द इलेक्टेड गवर्नमेंट रिकमेंडेशन। मतलब जो सीनियर लेवल का जो पर्सन होता है, काउंसिल जो होता है, उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में रखा जाता है, उसको एक तरीके से बाईपास करके यहाँ पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो एक तरीके से व्यू थे उनको भी नलीफाई यहाँ पर कर दिया है एलजी ने, और पॉलिटिकल बायस्ड होकर के यहाँ पर्सन को काउंसलर के रूप में क्या कर लिया है, अपॉइंट कर लिया है। दूसरा अगर हम बात करें तो देखो जो यहाँ के एलजी है उन्होंने 10% को अपॉइंट भी किया है और ये भी बोला है कि मेयर के इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करोगे, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है 1957 का जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है उसके अगेंस्ट है। मतलब इस तरीके के वोटिंग राइट्स जो हैं जिनको आपने नॉमिनेट किया है उनको ये वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट है। फिर भी जो है वहाँ के जो एलजी हैं उन्होंने इन सारे पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया है। अब देखो ऐसा ही नहीं है कि इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जो है वो एलजी और गवर्नमेंट के बीच में वहाँ पर क्लैश देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है उन्होंने डिसीजन लिया कि वहाँ के जो टीचर हैं उनकी ट्रेनिंग जो है वो इंटरनेशनल लेवल की करवाई जाएगी, तो उसको लेकर के भी वहाँ के गवर्नर ने मना किया जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स देखने को मिली। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनका ये मानना है कि जुडिशरी ने टाइम टू टाइम बोला है कि जो गवर्नर होते हैं उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग करना चाहिए। हालांकि
ये जो है वो यूनियन टेरिटरी है, हमारा दिल्ली कैपिटल जो है, तो इसको लेकर के कुछ पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं और उसी के बेसिस पर अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो जो एलजी होंगे उनको एक्स्ट्रा पावर ट्रांसफर करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट और वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो है, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लैश देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो यहाँ पर जो आर्टिकल है ये आर्टिकल रिलेटेड है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने लास्ट ईयर अगस्त में जो है वो स्टेट से इस चीज़ को लेकर के कुछ बेसिक पॉइंट मांगे थे कि हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो रूल है उसमें कुछ अमेंड किए जाए, और उसी के बेसिस पर जो गजेट नोटिफिकेशन है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स का वो रिलीज़ किया गया। अब इसको लेकर के जो स्टेट है वो अपोज कर रहे हैं। बेसिक चीज़ क्या है कि जो नए रूल है उसका रूल नंबर 14 ये बात बोलता है कि जो भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको अलाउ किया जाए कि वो अगर पावर जो है वो ज़्यादा महंगी आ रही है तो उसके बेसिस पर जो बिल है उसमें कुछ नया चेंज किया जा सके। मतलब डिस्कॉम जो कंपनीज हैं उनको यहाँ पर पावरफुल बनाने की बात की जा रही है। मतलब सेम वैसे ही कि पेट्रोल और डीजल के भाव जो है, प्राइस जो है वो अप डाउन हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनका जो प्राइस है वो सेटल किया जाए। तो यहाँ पर जो स्टेट जैसे कि केरला गवर्नमेंट जो है इसका अपोज कर रही है, उनका ये मानना है कि एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिस्कॉम जो पार्टनर्स हैं उनको ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है, और जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन जो है इसकी वजह से क्रिएट होगा। यहाँ पर उन्होंने केरला स्टेट को फोकस करते हुए बोला कि केरला स्टेट में अगर हम बात करें तो मानसून रीजन में जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च होगी, साथ ही साथ में यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के थ्रू जो है काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो उन सभी का प्रॉफिट जो है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं और एक सेम लेवल पर जो प्राइस है किसको लेकर, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के उसको रेगुलर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर। तो देखो लंबे टाइम से सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर के उसको क्या किया जाए, एक तरीके से ख़त्म किया जाए और यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल किया जाए। तो यहाँ पर लॉ मिनिस्टर जो है उन्होंने हमारे सीजीआई को लिखा है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है इसमें जो है वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए, क्या हो सकता है, ऐसा जो है उन्होंने क्वेश्चन वहाँ पर पुट ऑन किया है। देखो प्रेजेंट टाइम में कॉलेजियम की रिकमेंडेशन के बेसिस पर बहुत ज़्यादा जजेस की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसमें लैक देखने को मिल रहा है, रेगुलर प्रोसीजर नहीं हो पा रहा है। इन सभी के बेसिस पर गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको क्या किया जाए, ब्रीच किया जाए, और उसमें जो है वो गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। देखो हम जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस ये बात बोलती है कि मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोई भी इंटरफेरेंस जो है वो जुडिशरी में ना देखने को मिले। तो इसी इंडिपेंडेंस को रेगुलर करने का जो प्रोसीजर है वो की जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अपने लेवल पर इसमें एंटर करने की कोशिश करना चाहती है। और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 में जो लाया गया वो भी एक बेसिक चीज़ यही था कि एग्जीक्यूटिव का रोल हो जुडिशरी में भी, लेकिन ये जुडिशरी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और साथ ही साथ में जो हमारे एक तरीके से अगर हम डिस्कस करें तो रिस्पॉन्सिबल होता है। गवर्नमेंट जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को व्यू करता है, पब्लिक जो है वो अच्छे से फॉलो कर रही है ना, इन सभी को व्यू करता है, अपने लेवल पर भी पिटीशन लाने की कोशिश करता है स्योमेटो बेसिस पर। तो ये सारी चीज़ें हमें शो करती हैं कि हमारे जो भी राइट्स हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल है हमारे जुडिशरी का। तो अगर वहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो इससे इफेक्ट होगी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर IWAI मतलब इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उनकी रिपोर्ट ये बोली है कि अभी जो कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ रिपोर्ट हम देख रहे हैं कि जो हमारे इंडिया का वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जो है जिसका इनॉग्रेशन किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, वो कहीं पर गंगा रिवर में लो वाटर की अवेलेबिलिटी होने की वजह से स्ट्रक हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। IWAI मतलब इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उन्होंने क्लियर किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो ये इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, तो 1986 में
इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में कंस्टिट्यूट किया गया था। नोएडा यूपी में जो है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है और इसका मेन टारगेट ये था कि हमारे इंडिया के जो इनलैंड वाटरवेज है उनको डेवलप करे ये और उनको रेगुलेट करे ताकि शिपिंग और नेविगेशन के लिए उनका यूज किया जा सके। तो इसी के बेसिस पर ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जो है, इसमें टूरिज्म सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे इनलैंड वाटरवेज जो है उनका यूज़ किया जा रहा है। इसमें इनलैंड वाटरवेज 1, इनलैंड वाटरवेज जो है नेशनल वाटरवेज 2, नेशनल वाटरवेज 1 जो है वो गंगा से रिलेटेड है, नेशनल वाटरवेज 2 जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड है। इन दोनों को कनेक्ट करते हुए 27 अदर रिवर्स का यूज करते हुए ये जो क्रूज है वो वर्क करेगा और इंडिया और बांग्लादेश दोनों के टेरिटोरियल रीजन को यूज करते हुए जो है वो टूरिज्म सेक्टर को इसमें प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। तो देखो इस रिपोर्ट में बोला गया था कि चिरांद जो जगह है वहां पर ये इशू जो है वो देखने को मिला है कि ये जो क्रूज है वो स्टक हो गया है। चिरांद जो है वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और बिहार का जो सारण डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये लोकेटेड है। तो बेसिक फैक्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभी हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा और इसमें इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है उनको इनविटेशन दिया गया है और वो इंडिया में आएंगे। देखो इंडिया और इजिप्ट की जो रिलेशन है वो काफ़ी बेहतरीन हो रहे हैं। इजिप्ट की जो लोकेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेड सी के पर्सपेक्टिव से। साथ ही साथ में अगर हम बात करें, यहाँ पर आप मैप भी कीजिए, ये है, यहाँ देखिए, यहाँ पर है इजिप्ट, ये है रेड सी और यहाँ पर आएगा स्वेज कैनाल। तो उन सभी के प्रोटेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है एक तरीके से इजिप्ट का, और उसी के बेसिस पर यहाँ पर जो इंडिया और इजिप्ट के जो रिलेशन है वो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी अच्छे से एस्टेब्लिश हो रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला है कि अग्निपथ स्कीम जो है वो हमारी जो आर्मी है, हमारी जो फोर्सेज हैं उनको ज़्यादा यूथफुल रखेगी और टेक सेवी होगी। मतलब टेक्नोलॉजी को लेकर के ज़्यादा फ्रेंडली जो है वो हमारा नया यूथ आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो हो पाएंगे। अग्निपथ स्कीम की अगर हम बात करें तो देखो एक नया ट्रेंड लाया गया है। इसमें ये कोशिश की गई है कि जो भी हमारा यूथ है उनको यहाँ पर आर्मी के बेसिस पर हर साल जो है वो 40 से 50,000 के बीच में जो बच्चे हैं उनको सिलेक्ट किया जाए। 17.5 साल से 23 साल तक इसमें एज रखी गई है। इनको जो है वो आर्मी में रिक्रूट किया जाएगा। फिर 4 साल कंप्लीट होने के बाद में टोटल जितने सिलेक्ट किए गए उसमें 25% जो है वो मेन आर्मी को ज्वाइन करेंगे और 75% जो है उनको लगभग 12 लाख के लगभग रुपीज़ दे करके उनको घर भेज दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसका पॉजिटिव ये बताया गया है कि एक तो लगभग 12 लाख रुपीज़ लेकर के आएंगे तो इसका इन्वेस्ट वो हर जगह अलग जगह कर सकते हैं। मतलब उनकी जो लाइफ है वो अच्छे से सिक्योर हो पाएगी। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, जैसे कि यहाँ पर पेंशन स्कीम को नहीं रखा गया है जो लोग बाहर आएंगे, और जो 25% जो ज्वाइन करेंगे वो 15 ईयर की जो उनकी आर्मी का जो सर्विस है उसको कंप्लीट करके उनको रिलीज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर पेंशन स्कीम नहीं है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो इनको बेनिफिट भी नहीं दिया जा रहा है। जैसे आर्मी को लेकर के एक्स्ट्रा कोटा दिया जाता है ना किसी भी सर्विस से, वो भी नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो अग्निवीर जो अग्निपथ स्कीम जो है और उसमें जो शामिल होंगे उनको बोला जाएगा अग्निवीर। तो इसका काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिला था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर इसरो जो है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वीनस को लेकर के जो हमारा मिशन है शुक्रियान फर्स्ट, वो 2031 तक हम लॉन्च करेंगे। ओके, पहले जो है इस प्रोग्राम को 2022-23 में हम लॉन्च करने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से इसको 2024 तक एक्सटेंड किया गया। देखो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, मेन टारगेट ये है कि किसी भी यहाँ पर प्लेनेट को लेकर के आप कोई भी अपना मिशन लॉन्च करते हो तो उसके लिए ऑप्टिमल लॉन्च जो है वो होना चाहिए। मतलब इजीली जो है वो आपकी सैटेलाइट जो है वहाँ तक पहुँच पाए। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 2031 में ये जो प्रोसीजर है ये और अच्छे से एस्टेब्लिश हो पाएगा। और यहाँ पर यूएसए और यूरोपियन यूनियन की जो स्पेस एजेंसी है उनकी बात बताई गई है कि वो भी 2031 में वीनस को लेकर के अपने जो मिशन है उनको वेरिटास और इनविजन। तो देखो बहुत बार एग्जाम में जो है इस तरीके की टर्म दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि किससे रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये यूएस का प्रोजेक्ट है और ये यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट है। चाइना जो है वो 2026-2027 तक जो है वो वीनस को लेकर के अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा।
यहाँ पर जो आर्टिकल है वो मैरिटल रेप को लेकर के है। 21 मार्च से सुप्रीम कोर्ट जो है मैरिटल रेप को लेकर के जो भी पिटीशन लगी हुई है उनको हियर करेगा। और यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन भी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कि आप अपने रिव्यू रखिए कि मैरिटल रेप जो इशू है उसको आप किस तरीके से व्यू करते हो और आपके क्या क्या पॉइंट है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।